Hello students, welcome all of you. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्मॉल साइज की सेल और लार्ज साइज की सेल के अंदर कंपैरिजन किया था और उसमें हमने पढ़ा था जो स्मॉल साइज की सेल है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज साइज ऑफ सेल। इसके बाद सरफेस और वॉल्यूम रेशो के बारे में हमने स्टडी किया था। कुछ फैक्टर्स थे जो सेल के साइज का डिटर्मिनेट्स करते हैं, उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है। अब उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सेल के साइज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, पास्चर। साइंटिस्ट का नाम है पास्चर, लुइस पास्चर जिन्हें बोला जाता है। पास्चर ने 1862 में 1862 में एक स्टेटमेंट दिया था, ओमने बाइवम एक्स विवो। उनका स्टेटमेंट क्या था? ओमने बाइवम एक्स विवो। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। मीनिंग क्या है इसका? ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, यानी सारा जो जीवन है वो पहले से उपस्थित जीवन से आता है। सिंपल वे में हम बोलें, सारे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं, सारे जो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हुए हैं वो पहले से उपस्थित ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुए हैं। जीव जो है जीवों से ही उत्पन्न हुए हैं। ये सेंटेंस देने वाले साइंटिस्ट हैं पास्चर। 1862 के अंदर इन्होंने ये सेंटेंस दिया था, यानी जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, निर्जीव पदार्थों से जीवन नहीं बनता है। इस सेंटेंस को देने वाले साइंटिस्ट पास्चर हैं। अब हमने पिछले लेक्चर में स्मॉल साइज की सेल और लार्ज साइज की सेल में जब कंपैरिजन किया तो हमने देखा था सरफेस वॉल्यूम रेशो स्मॉल साइज की सेल का ज़्यादा है, लार्ज साइज की सेल का कम है। स्मॉल साइज की सेल मोर एक्टिव है, लार्ज साइज की सेल जो है वो लेस एक्टिव होती है, कम एक्टिव होती है। तो लार्ज साइज की सेल ने अपने आप को एफिशिएंट बनाने के लिए, अपने आप को प्रभावी बनाने के लिए कुछ यूनिक फीचर्स को डेवलप किया है। लार्ज साइज की सेल कम एक्टिव है, सरफेस वॉल्यूम रेशो भी उसका कम है, इसलिए खुद के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को उन्होंने डेवलप किया है जिससे वो अच्छे प्रकार से अपने फंक्शंस को कर सके। तो एफिशिएंट बनने के लिए लार्ज साइज की जो सेल है, लार्ज जो सेल है, बड़े आकार की जो कोशिकाएं हैं, उन्होंने कुछ यूनिक फीचर्स को डेवलप किया है। यूनिक फीचर्स कौन से होते हैं? लार्ज सेल यूनिक फीचर्स, यानी लार्ज साइज की सेल ने अपने अंदर कुछ विशिष्ट लक्षणों को विकसित किया है, यूनिक फीचर्स को डेवलप किया है। कौन कौन से वो यूनिक फीचर्स हैं? इनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोविलाई, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोविलाई। जो लार्ज साइज की सेल है उन्होंने अपने अंदर किनका डेवलपमेंट किया? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर है जो हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं उसके अंदर जो लेयर्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुरों का विकास लार्ज साइज की सेल्स के अंदर हुआ है, डेवलपमेंट इन्होंने माइक्रोविलाई का किया है। सेकंड, लार्ज साइज की सेल है वो क्या हो गई? बिकम्स फ्लैट, यानी इनका जो बाहरी रूप है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है, समतल होता है। थर्ड, बिकम्स लॉन्ग ट्यूब्यूलर, लंबी और नलिका के समान इन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड किया है। लंबी हो गई है, नलिका के समान हो गई है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन है
जो लार्ज साइज की सेल ने की है। क्यों किए हैं? क्योंकि लार्ज साइज की सेल का सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया लो है। इस सरफेस एरिया को हाई करने के लिए इन सेल्स ने इन यूनिक फीचर्स का डेवलपमेंट किया है। लार्ज साइज की जो सेल है उनका सरफेस एरिया कम है। इस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए उन्होंने माइक्रोविलाई का डेवलपमेंट किया, सूक्ष्मांकुरों का अपने अंदर विकास किया। फ्लैट हो गई, समतल हो गई, वो बिकम्स लॉन्ग ट्यूबुलर, लंबी और नलिका के समान हो गई। इन सब रीजन से जो लार्ज साइज की सेल है उनका सरफेस एरिया जो है वो क्या हो गया? हाई सरफेस एरिया इनका क्या हो गया? इंक्रीज। पहले इनका कम था, लो था। लो से हाई सरफेस एरिया करने के लिए इन्होंने ये फीचर्स डेवलप किए, जिससे इनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो गया, हाई हो गया। ये यूनिक फीचर्स लार्ज साइज की सेल ने डेवलप किए हैं। इसके बाद हर सेल जो है उसको डिफरेंट एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेल को अपने अंदर डिफरेंट क्या करनी है? एक्टिविटीज। डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उपापचयी क्रियाएं हैं जो सेल्स के अंदर चलती है, एक्टिविटीज है जो सेल्स के अंदर चलती है। तो उन एक्टिविटीज को करने के लिए सेल्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। ये एनर्जी का यूज करेगी, ऊर्जा का उपयोग करेगी, तभी वो एक्टिविटीज कर पाएगी। तो सेल्स जो है उनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को करने के लिए सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो यदि एंट्रोपी होती रहे, एक वर्ड है एंट्रोपी। एंट्रोपी वर्ड का मीनिंग होता है यदि ऊर्जा को ऑर्गेनिज्म अपने अंदर स्टोर करता रहे तो उसके अंदर ऊर्जा कलेक्ट होती रहेगी, उसका वो यूज नहीं करेगा। और एंट्रोपी के कारण ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। एंट्रोपी के कारण ऑर्गेनिज्म की क्या हो सकती है? डेथ। एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करे जाएगा, करता जाएगा, एनर्जी बाहर रिलीज नहीं करेगा, तो इस एंट्रोपी के कारण ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, वो ऑर्गेनिज्म मर सकता है। इसलिए जो एनर्जी है उसका कंटिन्यूअस इनफ्लो जरूरी है। कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ एनर्जी कंपलसरी है। यानी एनर्जी हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलनी चाहिए। ऑर्गेनिज्म के अंदर से एनर्जी को बाहर निकाला जाना चाहिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको गेन करें। ये इनफ्लो ऑफ एनर्जी किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि एनर्जी को एक जगह पर स्टोर करके रखा गया, उसका यूज नहीं किया गया, तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। इसलिए कंटिन्यूअस इनफ्लो जो है एनर्जी का वो जरूरी होता है। अब इसी कारण से इनफ्लो ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ एनर्जी कंपलसरी है ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए। इसी रीजन से प्लांट जो है वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं, फूड का निर्माण करते हैं, फूड को बनाते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी फूड के फॉर्म में बाहर निकले। और हमें किसकी जरूरत होती है? वी नीड फूड। भाई हमें एनर्जी मिले इसलिए हमको फूड की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हम उसका यूज हमारी सेल्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज में कर सकें। प्लांट के अंदर जो एनर्जी उसको बाहर निकाला जाना जरूरी है, तो फूड मटेरियल बना देते हैं। फूड मटेरियल के रूप में अपनी एनर्जी को कहाँ निकाल देते हैं? वो बाहर निकाल देते हैं। सिंपल सा याद रखना है, एंट्रोपी जो है यानी ऊर्जा जो है एक जगह पर यदि स्टोर की गई, यदि इसका इनफ्लो नहीं किया गया तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। लाइफ के लिए कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ एनर्जी जरूरी है, ऊर्जा का प्रवाह जरूरी है। इसीलिए
प्लांट फूड का फॉर्मेशन करते हैं और फूड के फॉर्म में अपनी एनर्जी निकालते हैं। हम उस एनर्जी को फूड के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। फिर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर उसका यूज करेंगे, उस एनर्जी को यूज करेंगे। यूज करने के बाद जो एनर्जी है वो भी हम एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करते हैं। तो ये जो टॉपिक है एंट्रोपी की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर है। ऑर्गेनिज्म यदि एंट्रोपी को स्टोर करेगा, ऊर्जा को स्टोर करेगा, उसकी डेथ हो सकती है। कंटिन्यूस इनफ्लो एनर्जी का जरूरी है, इस रीजन से प्लांट फूड का सिंथेसाइज करेंगे और हम फूड को इंटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट सेल का, सेल इज एन ओपन सिस्टम। सेल इज एन ओपन सिस्टम। सेल जो है एक तरह का कैसा सिस्टम होता है, ओपन, खुला सिस्टम है। इसके अंदर एनर्जी जाएगी, यूज ली जाएगी, फिर एनर्जी को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरह का ओपन सिस्टम सेल होता है। स्लाइडेन और स्वान जो थे, दो साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। एक साइंटिस्ट का नाम था स्लाइडेन, पहले हम पढ़ चुके हैं स्लाइडेन एंड स्वान के बारे में। स्लाइडेन एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट जो थे, इनका पेपर जो इन्होंने पब्लिश किया था, स्लाइडेन और स्वान ने, सेल प्रिंसिपल को देने वाले साइंटिस्ट हैं स्लाइडेन एंड स्वान। कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया था और इनके पेपर का नाम क्या था, स्लाइडेन एंड स्वान का पेपर जो था, इनके पेपर का नाम क्या है, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन, जिन्होंने पेपर पब्लिश किया था कोशिका सिद्धांत के लिए, उस पेपर का नाम है माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलरिटी, ऑन द सिमिलरिटी, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइडेन एंड स्वान का जो पेपर है उसका टाइटल क्या है, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। इस टाइटल से इन्होंने अपने पेपर को पब्लिश किया था, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। इस टाइटल से इन्होंने अपने पेपर का पब्लिकेशन किया था। इनके पेपर का टाइटल ये था। नेक्स्ट एक कैलस वर्ड होता है। कैलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड बट एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। यानी कैलस क्या है, अविभेदित और असंगठित कोशिकाओं का जो समूह है, अविभेदित और असंगठित कोशिकाओं का समूह जो लगातार विभाजित होता रहता है उसे कैलस कहते हैं। अविभेदित और असंगठित कोशिकाओं का समूह जो एक्टिवली डिवाइड होता है, लगातार विभाजित होता है, उसे कैलस के नाम से जाना जाता है। कैलस क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड but actively dividing, unorganized but actively dividing mass of undifferentiated cells, undifferentiated cells। यानी मीनिंग क्या है इसका, अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित
अनडिफरेंशिएटेड अविभेदित कोशिकाओं का मास समूह जो एक्टिवली डिवाइड होता है, लगातार जो डिवाइड होता रहता है, उसे हम कैलस कहते हैं। अविभेदित और असंगठित कोशिकाओं का समूह जिसमें लगातार विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है, उस समूह को, उन सेल्स के समूह को कैलस के नाम से जाना जाता है। इस कैलस का यूज टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर किया जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के अंदर इस कैलस का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो मल्टी सेलुलरिटी है, कोशिकाओं का एक से अधिक संख्या में पाया जाना जो है वो क्यों यूजफुल है, मल्टी सेलुलरिटी के यूजेज क्या क्या है। तो मल्टी सेलुलरिटी इज यूजफुल फॉर मल्टी सेलुलरिटी इज यूजफुल फॉर, मल्टी सेलुलरिटी का मतलब क्या होता है, एक जो कोशिकाएं हैं वो एक से अधिक जो पाई जाती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स जो है बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जा रही है। तो मल्टी सेलुलरिटी जो है वो किसके लिए यूजफुल है, मल्टी सेलुलरिटी का यूजफुल क्या है, उसके यूजेज क्या है। मल्टी सेलुलरिटी बहुकोशिकीयता की जो क्षमता है उसके यूज क्या होते हैं, उसके यूज निम्न टाइप से हैं, ये टाइप उसके यूजफुल क्यों है। जो बहुकोशिकीयता है, जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर जो मल्टी सेलुलरिटी की कैपेसिटी पाई जा रही है वो किन थिंग्स में यूजफुल है। सबसे फर्स्ट, कीपिंग सेल साइज स्मॉलर, कीपिंग सेल साइज स्मॉलर, मल्टी सेलुलरिटी के द्वारा सेल के साइज को स्मॉल रखा जा सकता है। बहुत सारी कोशिकाएं हैं, मल्टी सेलुलरिटी है, इसलिए सेल के साइज को हम स्मॉल रख सकते हैं, सेल के साइज को हम छोटा रख सकते हैं। मल्टी सेलुलरिटी के कारण सेल का साइज छोटा रखा जा सकता है। फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग, सेकेंड है इसका फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग, फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब छोटी साइज की सेल है, स्मॉल साइज की सेल है, तो उस पर प्रोटेक्टिव कवरिंग का, उसकी सुरक्षा करने वाले आवरण का आसानी से निर्माण किया जा सकता है। इसमें मल्टी सेलुलरिटी यूजफुल है। थर्ड, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। जब बहुत सारी सेल होगी, हर सेल्स जो है अलग अलग काम को करने के लिए अपना काम बांट लेती है, डिवाइड कर देती है, उसे हम डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर में यूजफुल है मल्टी सेलुलरिटी, बहुकोशिकीयता की जो क्षमता है को श्रम विभाजन के अंदर जरूरी होती है, श्रम विभाजन में यूजफुल होती है। सेल के साइज को छोटा रखने में जरूरी होती है, इसके द्वारा सेल के साइज को छोटा रखा जा सकता है। सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई जा सकती है। बहुत सारी सेल है, छोटे साइज की सेल है, उनके ऊपर एक उसकी सुरक्षा करने वाले कवर का निर्माण किया जा सकता है। इन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हमको प्रूव करते हैं कि मल्टी सेलुलरिटी इनके लिए यूजफुल है, सेल के आकार को छोटा रखने के लिए, सेल्स पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के निर्माण के लिए, और डिवीजन ऑफ लेबर के लिए, श्रम विभाजन के लिए मल्टी सेलुलरिटी यूजफुल होती है, लाभदायक होती है। इसके ये यूजेज होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स के ग्रुप बन जाते हैं, उसे हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलेंगे। सेल का साइज छोटा होता है क्योंकि बहुत सारी सेल्स हैं, छोटे साइज की सेल है, इसलिए उन पर आसानी से उन पर प्रोटेक्टिव कवरिंग को बनाया जा सकता है। तो इन तीन थिंग्स में मल्टी सेलुलरिटी यूजफुल होती है। लास्ट एक सेंटर है सीसीएमबी, एक सेंटर है सीसीएमबी, हैदराबाद के अंदर ये उपस्थित है। सीसीएमबी फुल फॉर्म है इसकी द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पूरा नाम इसका द सेंटर फॉर
द सेंटर फॉर, फुल नेम CCMB का, द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कहाँ पर है ये? CCMB जो सेंटर है इंडिया के अंदर हैदराबाद में है, हैदराबाद में पॉजिटेड है। जो सेंटर है ये हैदराबाद के अंदर है, ये जो सेंटर है CCMB हैदराबाद के अंदर है। फुल फॉर्म ध्यान रखनी है इसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CCMB हैदराबाद में है, हैदराबाद के अंदर प्रेजेंट है। फुल फॉर्म है इसकी सेंटर, CC सेंटर है द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, M से मॉलिक्यूलर, B से बायोलॉजी। CCMB फुल फॉर्म द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद में ये है, इंडिया के अंदर हैदराबाद में है। जो मॉडर्न बायोलॉजी के क्षेत्र में, मॉडर्न जो बायोलॉजी है उसके फील्ड के अंदर एक बहुत अच्छा सेंटर है। फ्रंटियर एरियाज, जो मॉडर्न बायोलॉजी के जो क्षेत्र हैं उन एरियाज के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शन करता है। तो CCMB जो फ्रंटियर एरियाज है मॉडर्न बायोलॉजी के, आधुनिक जीव विज्ञान के जो क्षेत्र हैं, विकसित क्षेत्र जो हैं, उन क्षेत्रों में काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। हैदराबाद में ये पॉजिटेड, हैदराबाद में, इंडिया में हैदराबाद में ये है, जहाँ पर मॉडर्न बायोलॉजी के फील्ड में अनेक तरह की डिस्कवरीज की जाती है, अनेक तरह के रिसर्च इस सेंटर में किए जाते हैं। CCMB फुल नेम याद रखना है, कहाँ पॉजिटेड है इसको भी हमें ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म इसकी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉडर्न बायोलॉजी के फील्ड में इस सेंटर में, इस ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च कार्यों को किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। पास्चर साइंटिस्ट थे, 1862 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमने बायोम एक्स विवो, मीनिंग है ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जो भी लाइफ है हम देख रहे हैं वो लाइफ से प्रोड्यूस हुई है, ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुए हैं, सजीवों की उत्पत्ति सजीवों से हुई है। लार्ज सेल के यूनिक फीचर्स क्या है? अब लार्ज सेल में हमने पढ़ा था सरफेस जो वॉल्यूम रेशियो है इनका क्या पाया जा रहा है? लो। लार्ज सेल का सरफेस एरिया लो होता है। सरफेस एरिया को हाई करने के लिए इन्होंने क्या किया? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए अपने अंदर कुछ यूनिक फीचर्स का डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबिलाई किया। माइक्रोबिलाई इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इन माइक्रोबिलाई का डेवलपमेंट किया जिससे इनका सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया, फ्लैट हो गई। लार्ज जो साइज की सेल है वो कैसी हो गई? फ्लैट होने के कारण सरफेस एरिया बढ़ गया। लॉन्ग ट्यूबुलर हो गई, इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये चेंज हो गई जिससे इनके सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीजमेंट हुआ। तो लार्ज साइज की सेल ने अपने कम सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, हाई करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कुछ यूनिक फीचर्स को डेवलप किया है। माइक्रोबिलाई का डेवलपमेंट, फ्लैट हो जाना और लॉन्ग ट्यूबुलर हो जाना। इन रीजन से जो लार्ज साइज का सेल का सरफेस एरिया लो था वो हाई हो गया, लार्ज साइज की सेल का सरफेस एरिया बढ़ गया। इसके बाद सेल के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंट्रोपी यदि ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगी, एनर्जी को उसी के अंदर यदि स्टोर किया जाएगा, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। एनर्जी का कंटिन्यूस फ्लो ज़रूरी होता है। लाइफ को सर्वाइव करना है, लाइफ के लिए एनर्जी का कंटिन्यूस फ्लो ज़रूरी है। इसीलिए प्लांट फूड को बनाते हैं, वो अपनी एनर्जी किस में डाल दी उन्होंने? फूड में। हम उस फूड को इंटेक करते हैं, हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है। प्लांट्स को अपनी एनर्जी निकालने के लिए फूड के बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो एंट्रोपी ऑर्गेनिज्म की, यदि एंट्रोपी ऑर्गेनिज्म में रही तो वो मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ एनर्जी कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल के से रिलेटेड,
सेल इज एन ओपन सिस्टम, एक ओपन सिस्टम है, खुला तंत्र है, इसके अंदर एनर्जी आती है, उसका एक्टिविटीज में यूज होता है, कुछ एनर्जी को एनवायरनमेंट को रिटर्न कर दिया जाता है, नेचर टैक्स के रूप में एनवायरनमेंट में एनर्जी चली जाती है, यानी इसमें एनर्जी का फ्लो चलता रहता है। स्लाइडेन एंड स्वान जो थे जिन्होंने सेल प्रिंसिपल दिया था, कोशिका सिद्धांत, उनके पेपर का टाइटल क्या था? माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए पूछा गया है, इसलिए इस पेपर का टाइटल हमें याद रखना है। मल्टी सेलुलरिटी किस में यूजफुल है? एक तो सेल के साइज को छोटा रखने में, बहुत सारी सेल होगी, सेल का साइज छोटा होगा। फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग, सेल का साइज छोटा है, ग्रुप छोटा है सेल का, तो उन पर एक उनकी प्रोटेक्शन के लिए कवर आसानी से बनाया जा सकता है, उसमें यूजफुल है मल्टी सेलुलरिटी। डिवीजन ऑफ लेबर, अनेक बहुत सारी सेल होगी, अलग अलग काम को करने के लिए वो अलग अलग डिफरेंशिएटेड हो जाएगी, उनमें श्रम विभाजन की कैपेसिटी पाई जाएगी। इन तीन थिंग्स में मल्टी सेलुलरिटी जो है वो यूजफुल होती है। बहुकोशिकीयता जो है, जो हमारे अंदर पाई जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो इन तीन थिंग्स के अंदर यूजफुल है। कैलस क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड बट एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। कोशिकाओं का अविभेदित अनडिफरेंशिएटेड, अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित कोशिकाओं का अविभेदित और असंगठित समूह जो लगातार विभाजित होता हो, एक्टिवली रूप से विभाजित होता हो, उसे कैलस कहते हैं। कोशिकाओं, अविभेदित और असंगठित कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, उसे कैलस कहा जाता है। कैलस का यूज टिश्यू कल्चर टेक्निक में, माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक में करते हैं। लास्ट एक सेंटर है सीसीएमबी। सीसीएमबी का फुल फॉर्म क्या है? द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये जो सेंटर है हैदराबाद में है, इंडिया में, और यहाँ पर मॉडर्न बायोलॉजी के जो फील्ड हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की डिस्कवरीज को किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो लार्ज साइज की सेल है उनके अंदर मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा, एंट्रोपी क्यों जरूरी है, एंट्रोपी एनर्जी का फ्लो क्यों जरूरी है उसके बारे में पढ़ा, सेल की कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उनके बारे में स्टडी किया, कैलस क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया, और एक सेंटर है सीसीएमबी उसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्स कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और इनके नोट्स जो डिस्क्रिप्शन होता है यूट्यूब वीडियो में, उस डिस्क्रिप्शन वीडियो में इनके नोट्स डाल दिए जाएंगे, जो लेक्चर्स है वहाँ से आप इनके नोट्स को लिख सकते हैं। थैंक यू।